नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं किडनी की। तो आजकल बहुत से पेशेंट आके बोलते हैं कि हमारा क्रिएटिनाइन बढ़ने लग गया है। जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो बहुत पेशेंट्स में समझ में आता है हमको कि उनकी बीपी की गोली काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, उनकी शुगर की गोलियां काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, या फिर अदर कोई गोली वो लंबे टाइम तक ले रहे थे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो आपका किडनी खराब हुआ है, किडनी आपका एलोपैथिक गोलियां खाने की वजह से खराब हुआ है, किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के कारण खराब हुआ है, तो आप सबसे पहले उन गोलियों को बंद कीजिए। तो आपका किडनी ठीक होना शुरू होगा। जब तक आप उन चीज़ों को लेते रहेंगे तब तक आपका किडनी कभी भी रिवर्स नहीं होगा। किडनी को रिवर्स करने के लिए सबसे पहले उसका रीज़न पता कीजिए। अगर एलोपैथिक मेडिसिन खाने की वजह से आपका किडनी खराब हो रहा है तो सबसे पहले एलोपैथिक मेडिसिन को बंद करने का कोशिश कीजिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए, डाइट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पंचकर्मा कीजिए और उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवर्स कीजिए। क्योंकि किडनी के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आजकल बढ़ने की वजह होती है हाई एंटीबायोटिक प्लस लंबे टाइम तक बीपी शुगर की गोलियां खाते रहना। क्योंकि जिन गोलियों की ज़रूरत नहीं है तब भी आप वो गोलियां अगर बॉडी में खा के उस चीज़ को सिर्फ कंट्रोल करते रहेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं बॉडी में दिखेगा। तो उसका साइड इफ़ेक्ट सबसे बढ़िया कम करने का उपाय यही है कि आप उन गोलियों को ही बंद कर दो सबसे पहले, जिनकी वजह से किडनी की तकलीफ हो रही है, किडनी का त्रास आ रहा है। तो सबसे पहले उनको बंद करने के लिए लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, डाइट पूरा चेंज कीजिए और अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए, खान पान अच्छा रखिए और पंचकर्मा आप टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए कर लीजिए। तो आपका किडनी की तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज पाटीदार। आज हम उनकी बात करेंगे किडनी पेशेंट्स की जिनको किडनी की तकलीफ हो ही गई है। तो अब उसको कैसे रिवर्स करें, घरेलू थेरेपी क्या क्या करें जिससे आपका क्रिएटिन रेंज में आना शुरू हो जाए, ब्लड यूरिया फास्फोरेट सब आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाए, और किडनी को रिवर्स कैसे करें। तो इसके लिए आप घर में ही एक बाथ टब बना लीजिए। एक छोटा बाथ टब होगा तो भी चलेगा। उसमें आपको कम से कम इतना इतना पानी, कमर के तक आप पानी लीजिए उसको, और कम से कम 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी मेंटेन कीजिए। मतलब हल्का गर्म रहना चाहिए पानी आपका। और 40 डिग्री टेम्परेचर के पानी में आप कम से कम 30 से 35 मिनट या 40 मिनट आप उस पानी में बैठिए। तो उससे क्या होगा, उससे आपका बॉडी का थर्ड किडनी यानी कि तीसरी किडनी काम करना शुरू कर देगी। तीसरी किडनी किसको बोलते हैं, जो हमारी स्किन्स होती है, जिससे हमको स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, वो हमारी तीसरी किडनीज होती है। तो जब जैसे अपने घर में कोई भी पेशेंट्स बीमार होता है, ऐसा कुछ होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, उनको थोड़ा सा रेस्ट करो और उनकी जगह उनका काम कोई दूसरा करता है। तो सेम एज इट इज किडनी जब बीमार होती है तो उसको भी रेस्ट देना पड़ता है। तो जब दोनों किडनियों को अपने को रेस्ट देना होगा तो तीसरी किडनी यानी कि अपनी स्किन से काम करवाइए। तो जो बाथ टब थेरेपी होती है उसमें आपकी बॉडी का पसीना पानी के टेम्परेचर से बाहर निकाला जाता है। तो गर्म गर्म पानी में बैठने से आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी उसको मेंटेन करती है और पसीना बाहर निकाल देती है, जिससे आपके किडनी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है और उतना काम किडनी को नहीं करना पड़ता है। तो ये घर पे एक नेचुरल थेरेपी कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें बॉडी में थकान वीकनेस होती है तो वो भी खत्म हो जाती है। इसके साइड बेनिफिट ज़रूर होते हैं। तो किडनी को आप बाथ टब थेरेपी से पूरा क्योर कीजिए। और अगर आप इसे चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं और घर पे भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप ग्राउंड टच वाली थेरेपी कीजिए, ज़मीन पर नंगे पैर वगैरह चलिए, तो आपका किडनी का क्रिएटिन काफ़ी हद तक सुधरना शुरू हो जाएगा। जिनको डायलिसिस बोला है उनके डायलिसिस बंद हो जाएंगे, या फिर जिनके डायलिसिस चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। जिनको किडनी ट्रांसप्लांट बोला है वो टल जाएगा। बस DIP डाइट फॉलो कीजिए, बाथ टब थेरेपी कीजिए, ग्राउंड टच थेरेपी कीजिए। बस आप इतना ही करेंगे घर पे तो भी आप कोई सी भी बड़ी से बड़ी डिसीज़ किडनी के घर पे ही आप आधा रिकवर कर सकते हैं। साथ में आप मेडिसिन लेके पंचकर्मा करके बाकी चीज़ों से धीरे धीरे उसको पूरा सुधार करके धीरे धीरे पूरा रिवर्स कर दीजिए। और कोई भी मेडिसिन को स्टॉप करने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है, आयुर्वेदिक में पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों पर पेशेंस रखेंगे तो आपका किडनी धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने बहुत किडनी के पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनका बहुत लंबे समय तक मेडिसिन लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। तो हम उनको ऐसे थेरेपीज वगैरह करवाते हैं तो उसमें उनको रिजल्ट हार्ड एंड फास्ट आ जाता है और काफ़ी सुधार हो जाता है।
तो आप इसी तरह से और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस वगैरह देखते रहिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए। तो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें आपको अगर कोई किसी चीज़ का वीडियो बनवाना हो हेल्थ से संबंधित, या आपको कोई किसी की जानकारी चाहिए तो भी आप हमको बता दीजिए, तो हम उसके रिलेटेड सारे वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छी अच्छी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं जिनको बहुत सारी तकलीफें होती है, 4-4, 5-5 तरह के डिसीज एक साथ लेके चलते हैं, उनके बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है। जब हमारी शरीर में कोई भी बीमारी बनती है, कुछ भी होता है, तो उसका सबसे पहले और प्रथम कारण होता है अपना पेट का गड़बड़ होना। सर्वे रोगपि मंदानाम, सभी रोग पेट से ही शुरू होते हैं। तो हमारे डिसीज की शुरुआत भी यहीं से होती है, तो इसका ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो भी शुरुआत यहीं से होगी। जैसे ये अपने पास एक कोई पौधा है, अगर पौधे को बढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है उसका बीज होना। बीज के साथ में वहाँ पे खाद, पानी और उसका एरिया जैसा होगा तब वो चीज़ आपकी बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार से कोई भी डिसीज़ अगर बढ़ रही है तो पेट में आपकी कोई ना कोई तकलीफ ज़रूर होगी। तो अगर पेट की तकलीफ से अगर शुरुआत आपने करी है तो आगे चल के दूसरी दूसरी बीमारियां बनती है। जैसे लंबे टाइम तक किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो पाइल्स की तकलीफ हो जाती है, किसी किसी को शुगर हो जाती है, किसी किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और बहुत से व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो 4-4, 5-5 बीमारियां एक साथ लेके चलते हैं। जैसे किसी के घुटनों में भी दर्द है, पेट की तकलीफ भी है, हार्ट का एक स्टंट डला हुआ है, एक ऑपरेशन पहले से हो गया है, शुगर चल रही है, बीपी की गोली चल रही है, प्लस अभी कमर में दर्द शुरू हो गया है पीछे से, और एक पैर की नस खींचने लग गई है। ऐसे बहुत सारे तकलीफें एक एक साथ एक ही पेशेंट में हमें को देखने को मिलती है। और जब इतनी तकलीफ होने के बाद भी वो एलोपैथिक गोलियां बंद नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि वो एलोपैथिक गोलियां आपकी जीवन को नुकसान ही करेगी, आपके गोलियां बढ़ाती ही बढ़ाते जाएगी। आप अभी तक क्या कर रहे थे, जो तकलीफ थी उस तकलीफ की गोली ले रहे थे। जो तकलीफ हुई, बीपी हुआ तो बीपी की गोली, शुगर हुआ तो शुगर की गोली, लेकिन आपने कभी उसका रीजन जानने की कोशिश नहीं करी। जब आप उसका रीजन जानने की कोशिश करोगे, रूट ऑफ कॉज पता करोगे, तो उसका जड़ का ट्रीटमेंट करो। जड़ का ट्रीटमेंट करने से सारी बीमारी की समस्या का सोल्व हो जाएगा। जैसे ये पौधा है, अगर ये पौधा मेरा सूख रहा है, ऐसा कुछ होता है, तो क्या करना रहेगा, मुझे इसका पानी चेंज करना पड़ेगा, पानी में कोई चीज़ मिलाना पड़ेगा, या फिर इसके अंदर कोई खाद या बीज की जरूरत रहेगी, जब ये पौधा सूखेगा। मतलब कुछ कमी रहेगी, तो हमको कमी कहाँ पूरी करनी है, वो कमी हमको जड़ में पूरी करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर अपने शरीर में कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो उसका सोल्यूशन हमको पेट से ही करना पड़ेगा। पेट के रास्ते से उसका सोल्यूशन होगा तो वो समस्या आपकी सोल्व हो जाएगी। तो इसके लिए वही ट्रीटमेंट प्रोसेस सेम, आयुर्वेदिक अपनाएं, डाइट फॉलो करें, पंचकर्मा करें और अपने डिसीज से फ्री होके जाए। लेकिन बहुत से व्यक्ति को इतनी उम्मीद रहती है कि हम तो आज आए हैं पर कल ठीक हो जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। थोड़ा समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जब आपका डिसीज बढ़ा तब एक दिन में नहीं हुआ है, वो काफ़ी समय से था, आप उसको टाल रहे थे, और टालते टालते आपने 1 से 4 बीमारी बना ली और 4 से 8 बीमारी बना दी है। तो अब वो ठीक भी होने में थोड़ा समय देना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएगी, अब स्टेप बाय स्टेप एक एक डिसीज कम होगी। तो उसको ठीक करने का तरीका यही है, आप आयुर्वेद में आएँ, आयुर्वेद अपनाएं। किसी को कोई डाउट लगे तो आप हमसे संपर्क करें, उसका डाउट का सॉल्यूशन करें, जहाँ जैसी तकलीफ है उस तकलीफ का सॉल्यूशन करें, आपके समस्या सोल्व हो जाएगी, आपकी डिसीज सोल्व हो जाएगी। तो आप आयुर्वेदिक अपनाएं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं लौकी की। तो लौकी के फायदे आपके लिए बहुत अधिक हैं। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिनको खून पतला करने के लिए टेबलेट लेनी पड़ती है, उनके लिए आप लौकी का जूस लेना शुरू कीजिए, लौकी का पराठा खाना शुरू कीजिए, तो आपको इस गोली की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आप लौकी का जूस अपने खाने में बढ़ाइए, जिससे खून पतला करने में आपके लिए सहायक हो जाएगा। प्लस लौकी आपके पेट के अल्सर्स को भी ठीक कर देती हैं, और पेट के जो घाव होते हैं उनको भी ठीक कर देती है। तो लौकी हमेशा खाने में रखिए
और लौकी को आप अलग-अलग तरीके से ले सकते हैं, जूस बना के ले सकते हैं, पराठा ले सकते हैं या फिर अदर किसी फॉर्म में आप लौकी को ले सकते हैं। जिस तरह से ले सकते हैं वैसे लीजिए, लेकिन लौकी आपके लिए ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खून पतला करने के लिए मददगार है, इसलिए लौकी का सेवन आप करते रहिए। लौकी के सेवन से आपको कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं कैंसर पेशेंट की। कल हमारा लाइव वेबिनार था, तो आपने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स की स्टोरी को सुना, उन्होंने अपना कैंसर को रिवर्स किया। दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस आपका पेशेंस होना चाहिए, हौसला रखना पड़ेगा और आप डाइट फॉलो कीजिए, साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा का सहारा लीजिए। ऐसी कोई डिसीज़ नहीं है जो अभी तक रिवर्स नहीं हुई हो। 100% कहीं न कहीं आयुर्वेद में कहीं न कहीं उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा और डेफ़िनेटली मिलेगा। तो आप थोड़ा-सा पेशेंस रखें और कल जो हमारे 10 कैंसर पेशेंट्स की स्टोरी हमने जो बताई है, जो उन्होंने अपने मुख से बयान कही है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है, क्योंकि उसमें डिसीज़ को रिवर्स करने में हमने तो सिर्फ़ गाइडेंस दिया है उनको और बाकी काम उन्होंने खुद अपने हिसाब से किया है। मतलब हम सिर्फ़ आपको गाइडेंस बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको है, डिसीज़ आपको रिवर्स करना है। तो आइए इसी कड़ी में हम जैसे आगे एक बात और करते हैं कि कल सुनीता विलियम्स आकाश से धरती पर वापस लौट आई है। वो 9 महीने पूरा आकाश में अंतरिक्ष में रही है और उसके बाद पृथ्वी पर लौटी है। तो उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है और उन्होंने बताया है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल है। थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है, उस अपनी धैर्य के साथ में उस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से आप करते रहिए। डेफ़िनेटली आपको उस चीज़ में लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जैसे किसान कोई धान वगैरह बोता है, तो वो एक दिन में धान बड़ा नहीं हो जाता है। उसके लिए जो निश्चित समय है, 2 महीने, 3 महीने, जो भी समय लगता है, वो समय पूरा होने के बाद ही वो फसल पककर तैयार होती है। जैसे आपने कोई आम का पेड़ बोया, तो वो जितने सालों में बड़ा होना है, उतने ही सालों में बड़ा होगा। उसपे जब आम लगने की बारी आएगी, जब ही आम लगेगा, उससे पहले आम नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से आपकी डिसीज़ भी रिवर्स हो जाएगी, थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है और ऐसी इम्पॉसिबल बीमारी भारत में कुछ भी नहीं है कि जिसका कोई तोड़ नहीं हो। 100% तोड़ होता है, उसको रास्ता निकलता है और आप उसको पेशेंस के साथ में अपनाइए, डाइट को 100% फ़ॉलो कीजिए, साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और पंचकर्मा को लाभ लीजिए, तो ये आपका पूरा 100% क्योर हो जाएगा। तो जैसे कैंसर पेशेंट ने हमारी कल जीत हासिल करी है, वैसे आप सभी बीमारियों में जीत हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ से बहुत पेशेंट शुगर की मेडिसिन्स बंद करके गए हैं, बीपी की मेडिसिन्स बंद करके गए हैं, ब्लॉकेज रिवर्स हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से आप भी इस डाइट को फॉलो करके आप अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल को सुधार सकते हैं और आप अपनी गोलियाँ बंद कर सकते हैं। तो इस पर फ़ोकस कीजिए, विचार कीजिए और अभी तक आपने अगर आयुर्वेद नहीं अपनाया है, तो आयुर्वेद अपनाने की शुरुआत कीजिए। जब आप शुरुआत करेंगे, तो आपको थोड़ा-सा शुरुआत में डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप इसको करते जाएँगे तो बहुत ईज़ी हो जाएगा और जब आप डाइट करना शुरू करेंगे, तब आपका शरीर अंदर से पूरा हल्का हो जाएगा, पूरा रिलैक्स हो जाएगा और जब कोई भी चीज़ हल्का और रिलैक्स होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से हमने जो-जो प्रोटोकॉल बनाए हैं उसको फ़ॉलो कीजिए। अगर आप उस प्रोटोकॉल पे पूरा चलते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी डिसीज़ 100% रिवर्स हो जाएगी। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पेशेंट्स के बारे में जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ता है। भूख बहुत लगती है, बहुत खाना खाते हैं, सुबह-शाम दोनों टाइम अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी उसके बाद में उनकी हेल्थ नहीं बढ़ रही है। तो उसके लिए करना क्या है, अपने लिवर को ठीक करना पड़ेगा। यानी कि आपका खाना बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो खाना आपका बॉडी में पूरा-पूरा बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है। तो खाने को एब्ज़ॉर्ब कराने का काम आपका लिवर करता है। लिवर का डाइजेशन अगर आपका प्रॉपर नहीं है, तो आप खाना कितना भी खाइए, आपका हेल्थ नहीं बनेगा। अगर हेल्थ बनाना है, तो उससे पहले आपको लिवर को ठीक करना पड़ेगा। लिवर अगर आपका ठीक रहेगा, तो ही आपका खाना सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट होगा और सिर्फ़ खाना डाइजेस्ट नहीं कराना है, डाइजेस्ट करने के बाद में वो बॉडी तक पहुँचना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो बॉडी तक नहीं पहुँचा,
तो आपका हेल्थ का इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। आप कितना भी खाना खाइए, इसको आयुर्वेद में भस्मक रोग बोलते हैं, मतलब भूख बहुत लगती है, खाना भी बहुत खाते हैं और हेल्थ नहीं बढ़ती है। तो इसके लिए अपने लीवर के को शुद्ध कीजिए। लीवर का काढ़ा वगैरह हमारे पास मिलता है, वो आप ले सकते हैं। साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा का सहारा लेकर बॉडी को डिटॉक्स कर लीजिए। तो आपका जब बॉडी डिटॉक्स होगा तो आपके भूख अच्छी लगने लगेगी, और अच्छी भूख आपका साथ साथ में खाने को डाइजेस्ट करने का काम करेगी। और जब आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा तो ये डिसीज से आप पूरे फ्री हो जाएंगे और आपको वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम जानेंगे अपनी अम्लाइकल में छुपे हुए राज, यानी कि अपनी जो नाभि रहती है अम्लाइकल, उसमें आपके 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं। जब शिशु या छोटा बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो अपने प्लेसेंटा के थ्रू माता से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब आपका खाना पीना सब आपका उसी अम्लाइकल के थ्रू होता है। तो अम्लाइकल में आपकी नाभि में 72,000 नाड़ियाँ शास्त्रों में बताई गई है। शास्त्रों में 72,000 नाड़ियों का वर्णन है। तो ये 72,000 नाड़ियाँ यानी कि सभी दोषों को दूर करने के लिए सबसे परफेक्ट ये होती है। तो आप रोज 1 मिनट तक ऐसी अम्लाइकल में मसाज कीजिए, 1 मिनट तक क्लॉकवाइज और 1 मिनट तक एंटी क्लॉकवाइज उल्टी मसाज कीजिए। अगर ये आपने किया तो आपकी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। अब ये देख लीजिए मेन आपको कौन से चीज़ से करना चाहिए। आप सरसों का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, तिल तेल ले सकते हैं। एक तो ये मौसम के अकॉर्डिंग लेना है। जब गर्मियों का मौसम हो तब आप नारियल तेल यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों का मौसम हो तो आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, बारिश का मौसम हो तो उसमें आप तिल तेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रहता है। उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं, फिर या फिर अपनी डिसीज़ के अकॉर्डिंग आप तेल को यूज़ कर सकते हैं। जिनको वात दोष से संबंधित समस्या है उनके लिए आप सरसों का तेल ले लीजिए। जिनको गैस, एसिडिटी, पित्त से संबंधित समस्या है वो गुलाब जल से भी कर सकते हैं, या फिर नारियल का तेल ले सकते हैं। और जिनको कब्ज दोष से संबंधित समस्या होती है वो उनके लिए तिल तेल सबसे बेस्ट रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग तेल का डिसीजन लीजिए और अपनी नाभि में 1 मिनट तक क्लॉकवाइज और 1 मिनट तक एंटी क्लॉकवाइज डेली मसाज कीजिए, सुबह शाम सुबह शाम। सुबह उठते हुए और उठते ही इसको मसाज कीजिए और रात को सोते हुए इसको मसाज कीजिए। आपकी बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व होना शुरू हो जाएगी जब आप ये करेंगे। इसके साथ में ग्राउंड टच थेरेपी, मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज और डाइट को थोड़ा सा ठीक करेंगे तो मेरे अनुसार आपको शायद मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। बिना मेडिसिन से आप डाइट से सुधार करके बहुत सारी चीज़ों की गोलियां बंद कर सकते हैं। बस आप जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक मेडिसिन को बंद नहीं करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करते हैं विटामिन्स, प्रोटीन्स और कैल्शियम की, जो सप्लीमेंट हमको कहाँ से लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से व्यक्ति ये सवाल करते हैं कि हम दूध नहीं पीते हैं तो हमारा कैल्शियम कैसे बढ़ेगा। और बहुत से व्यक्तियों का सवाल ये होता है कि हमको विटामिन्स कहाँ से मिलेगा, विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, विटामिन ए, प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे। और वो उसकी अलग से गोलियाँ लेके खाते हैं, विटामिन बी 12 का इंजेक्शन लगाते हैं, विटामिन बी 12 की गोलियाँ लेते हैं। तो उनके लिए सबसे एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आपने हाथी को देखा होगा, एलिफेंट, वो खाने में क्या खाता है? हरी पत्तियाँ, घास, उससे उसको पूरी ताकत मिलती है, पूरी एनर्जी मिलती है। घोड़ा क्या खाता है? घास, तो उससे उसको पूरी ताकत मिलती है। तो आप भी खाने में, अपने खाने में फाइबर वाला खाना बढ़ाइए, यानी कि सलाद, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, जब जो सीजनेबल फल हो तब वो खाइए। साथ में प्रोटीन्स के लिए आप फ्रूट्स खाइए। बहुत से व्यक्तियों से पूछा जाता है कि फ्रूट्स आप कब-कब खाते हैं? कभी-कभी खाते हैं, रोज नहीं खाते, डेली नहीं खाते। तो खाने में डेली फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए। जब जो सीजनेबल फल हो वो खाइए। तरबूज का फल सीजन है, तरबूज खाइए, खरबूजे का सीजन है वो खाइए, अंगूर का सीजन है वो खाइए। जो जिस फल का सीजन आपको मिलेगा, अभी आम का सीजन आने वाला, आम खाइए। फिर आगे अगर बरसात के मौसम में आपको केले का सीजन आएगा, उसमें केला खाना है। मतलब आपको जो जिस मौसम के अकॉर्डिंग जो फल बने हुए हैं वो फल सारे सेवन करना है। तो आपको विटामिन ए, बी, सी सबकी पूर्ति हो जाएगी। साथ में कैल्शियम भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो नेचुरली कैल्शियम होता है वो बॉडी में परमानेंट टिकता है। और अगर फिर भी किसी को चाहिए कि हमको गोली ही खानी है, गोली ही लेनी है, तो एलोपैथिक गोली के बजाय आप आयुर्वेदिक गोली ले सकते हैं। डॉक्टर अलौकिक शक्ति के नाम से हमारे पास में गोली मिलती है।
जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम D3, आयरन, प्रोटीन का अपना और कैल्शियम सारी सप्लीमेंट सिर्फ एक मेडिसिन में मिले हैं। तो जिसको लेना ही है वो आयुर्वेदिक ले, ताकि उसका साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है। और कोशिश करें कि ज़्यादातर फलों से ले, सलाद से ले और अपने खाने से न्यूट्रिशन को ले। जो खाने से बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है वो परमानेंट बॉडी में टिकता है। जो आप ओरली मेडिसिन से लेते हैं वो सिर्फ 24 आवर तक आपकी बॉडी में ही रुकेगा। फिर वो आप वापस जब तक लेंगे जब तक आराम रहेगा, फिर छोड़ेंगे वापस कुछ समय बाद फिर से डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। तो आप खाने को ही चेंज कीजिए, खाने में ही विटामिन प्रोटीन्स को बढ़ाइए, तो आपकी ये डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। और अगर किसी को अगर नहीं बढ़ा सकते, नहीं कर सकते, तो हमारे पास से आप अलौकिक शक्ति को टेबलेट को ले लीजिएगा। तो ये आपके विटामिन प्रोटीन्स को पूरा कर देगी, आपकी बॉडी में थकान खत्म कर देगी, तो आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करते हैं वेरिकोज वेन की। बहुत से व्यक्तियों को यहाँ पैरों में छोटी छोटी वेंस दिखनी शुरू हो जाती है, नीले कलर की वेंस होती है। और कभी कभी वो वेंस बहुत ज़्यादा फूल जाती है, बहुत ज़्यादा बैठे रहने से, चलने से। तो उसके लिए घरेलू कौन सी थेरेपी करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है बला तेल। मार्केट में मिल जाएगा आपको आसानी से। बला तेल से आप मालिश कीजिए। आपको ये मालिश नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करनी है, उल्टी दिशा में आपको मालिश करनी है। पैरों में अधिकतर ये वेरिकोज वेन दिखती है, तो उसका सॉल्यूशन ये देता है कि जहाँ से आपकी वेन शुरू होती है वहाँ से आप नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ उल्टी दिशा में बला तेल से मालिश कीजिए। बला तेल से मालिश करने से वहाँ की वेंस की कैपिलरीज मजबूत होती है और आपको वेरिकोज वेन में काफ़ी आराम होता है। वेरिकोज वेन के लिए 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले वेट को कम कीजिए, तो उसमें आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा, आपको कोई हार्ट से रिलेटेड इशू है तो वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट आप सबसे पहले ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। दूसरा, अगर आप दुबले पतले हैं और आपको वेरिकोज वेन की समस्याएं हैं तो आप कभी कभी दिन में घंटे 2 घंटे आपके सॉक्स आते हैं एकदम पैक वाले, वो आप नीचे से ऊपर तक उसको पहन के रखिए। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन की, तो घंटे 2 घंटे उसको पहन के रखिए। उससे वो वेन्स आपकी कंप्रेस होगी तो ब्लड सर्कुलेशन आपका ऊपर की तरफ आएगा। तो वेरिकोज वेन में मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका बला तेल से मालिश करना। अगर आपने ये करना शुरू किया तो धीरे धीरे आपकी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी या वहीं पे रुक जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, आपकी डिसीज बढ़ेगी नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करते हैं घी और बटर के बारे में। जो मार्केट में मिलता है बटर और जो घर में बनाया जाता है घी, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो घी को हमेशा गर्म करके और उसमें से ऊपर का पूरा प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है और वो जो बचा हुआ रहता है उसको छान के यूज किया जाता है, वो होता है घी। और बटर जो रहता है आपका, जो दूध के ऊपर मलाई रहती है उस मलाई से बनता है। तो बटर खाने से आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और घी खाने से आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन घी को लिमिट मात्रा में खाना चाहिए और प्रतिदिन उसका सेवन का नियम बताया हुआ है उतना ही ले, इसके अलावा नहीं ले। या जिनको डिसीज रिवर्सल के बोला गया है उनके लिए ये चीज मना की जाती है, अभी नहीं लेना है जब तक आपका कोई डिसीज रिवर्स नहीं हो जाता है तब तक। तो घी और बटर में आप अंतर समझ लीजिए। बटर आपके लिए लाभदायक नहीं है लेकिन घी आपके लिए लाभदायक है। लेकिन घी को भी एक लिमिट मात्रा में और जब आप डिसीज से फ्री हो चुके हैं तभी इसको कंज्यूम करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। सभी को गुड़ी पड़वा की अग्रिम शुभकामनाएं। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो गुड़ी पड़वा से संबंधित है और हमने अभी एक चमत्कारिक डाइट बनाई है जिसका नाम ही हमने चमत्कारिक डाइट रखा है। चमत्कारिक डाइट मतलब आपका, अगर आपने ये डाइट फॉलो किया है तो आपकी जीवन शैली में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होंगे और आपको उस डाइट के चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो 9 दिन की ये डाइट है ना। सिर्फ 9 दिन की डाइट आपको फॉलो करना है और 9 दिन की डाइट फॉलो करने का आपको एक नियम बनाना है। इसको 3 दिनों के अंतराल में इसको डिवाइड किया है मैंने। फर्स्ट 3 डेज, उसके बाद में सेकंड 3 डेज और फिर लास्ट के 3 डेज, ऐसे करके हमको ये डाइट फॉलो करनी है। तो गुड़ी पाड़वा के जो 9 दिन होते हैं नवरात्रा के, इन नवरात्रा में 9 दिन तक
अपने को फास्ट रखना है, फास्ट रखना है। लेकिन फास्ट आपका अलग तरीके का हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो जाएगा। शुरू के 3 दिन में शुरू के 3 दिन में आप कोई भी पका हुआ भोजन नहीं लेंगे, सिर्फ फल फ्रूट, नींबू पानी, नारियल पानी और सलाद, यही चीज़ों का आप सेवन करेंगे। नींबू पानी, नारियल पानी, फल फ्रूट और सलाद। फिर उसके बाद जस्ट अगले 3 दिन एक ही टाइम खाना खाना है, उसमें भी ज्वार बाजरे की भाकरी या नागली की भाकरी वगैरह आप ले सकते हैं। हरी सब्जी खाना है, दालें खाना है, और सेम सलाद, अपना सलाद और फल फ्रूट्स वगैरह अपने को खाने हैं। फिर लास्ट के 3 दिन में, जो अपनी फर्स्ट की 3 दिन वाली डाइट थी, लास्ट के 3 दिन में सेम डाइट अपने को करना है, यानी कि फलों पर रहना है अपने को। तो ये 9 दिन की अपने को डाइट करना है। पहले 3 दिन सिर्फ फल पे रहना है, उसके बाद में अगले 3 दिन एक समय भोजन करना है, और बाकी एक टाइम फल फ्रूट सलाद वगैरह खाना है। और फिर लास्ट के तीसरे दिन, मतलब 3 दिन की जो डाइट रहेगी, उसमें वापस से अपने को फिर से 3 दिन फलों पर ही रहना है, पका हुआ खाना नहीं खाना है। बाकी जो चीज़ मैंने बताई है, जो अपना डीआईपी डाइट है, वो बाकी चीज़ फॉलो करना है। बाकी नॉनवेज नहीं, अंडा नहीं, मछली नहीं, तला गला नहीं, बेसन का नहीं, मैदे का नहीं, शक्कर का मीठा नहीं, दूध का प्रोडक्ट नहीं, और गेहूं नहीं और चावल नहीं, ये चीज़ें अवॉइड करके बाकी आपको पूरा जो 9 दिन का फास्ट है वो इसी पे रखना है। हाँ, इसमें साबूदाना नहीं, आलू नहीं। ऐसा नहीं है कि आप साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं या आलू की खिचड़ी खा रहे हैं। हाँ, लौकी का फलियार आप जरूर ले सकते हैं, सिर्फ लौकी का जूस बना के ले सकते हैं, लौकी की फलियारी बना के ले सकते हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगी। और किसको इस चमत्कारिक डाइट के रिजल्ट के साथ साथ में भी प्रूफ देखना है कि अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस मिले हैं, मुझे प्रूफ चाहिए, तो आप 9 दिन के पहले आपकी सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, और अपना 3 महीने की शुगर एचबीएनसी, ये आप सारी रिपोर्ट करा लीजिए। और विद इन 9 दिन ये डाइट करने के बाद में फिर से वो पैरामीटर आप चेक करके देख लीजिए, दोनों पैरामीटर में आपको चेंजेस दिख जाएगा। यही चमत्कारिक डाइट है, और साल में इसको 2 बार करना चाहिए। इस अगर चमत्कारिक डाइट को अगर साल में 2 बार आपने रखा, तो विद इन आपकी समस्याएं 80 से 90% तक ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। साथ में अगर कोई मेडिसिन लेता है तो वो मेडिसिन बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, और जो मेडिसिन बंद करने के कगार पर है, उनका इस डाइट से डेफिनेटली मेडिसिन सारी बंद हो जाएगी। और जिनका किसी का इंसुलिन वगैरह चलता है, तो 9 दिन में शायद इंसुलिन बंद करना पड़े या सबसे लोवेस्ट डोज पे आना पड़े, ये डाइट का आपको चमत्कार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और किसी को विथ प्रूफ चाहिए तो विथ प्रूफ 9 दिन के पहले की रिपोर्ट, ये सारी जो मैंने बताई है, लिपिड प्रोफाइल सीबीसी से लेके अपना एचबी1सी, लिवर प्रोफाइल और किडनी प्रोफाइल, और सेम लास्ट का यही अपने को चेकअप कर लो। दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। किसी को सिर्फ छोटी जांच में भी अगर देखना है कि कुछ चेंजेस हुआ है, तो डे 1 का सीबीसी और आफ्टर 10 डेज सीबीसी दोनों करके देख लीजिए, दोनों में वेरिएशन दिख जाएंगे आपको। उसमें डब्ल्यूबीसी, एचबी का, प्लेटलेट का, बाकी चीज़ों का उसमें वेरिएशन आपको कुछ न कुछ दिख जाएगा। और किसी को कोलेस्ट्रॉल से संबंधित शिकायत है, तो वो 9 दिन पहले का कोलेस्ट्रॉल करके देखे, और फिर आफ्टर 9 डेज का कोलेस्ट्रॉल करके देखे, दोनों में चेंजेस आपको रिपोर्ट में मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं चमत्कारिक डाइट। नाम हमने इसका चमत्कारिक डाइट इसीलिए रखा है क्योंकि इस 9 दिन में ही आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे, है ना। और जो कैंसर के पेशेंट है वो डाइट इसको 100% फॉलो करे। बीपी, शुगर, लीवर, किडनी वाले को तो ये डाइट फॉलो करना ही है, लेकिन कैंसर वाले के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक डाइट है। अगर जिसने ये 9 दिन की डाइट करी है, उसके लगभग 20 से 30% मेडिसिन कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो आप इस डाइट को फॉलो कीजिए, और 9 दिन के बाद का आप सब अपना अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिएगा। किसी को अगर विथ प्रूफ रिजल्ट चाहिए तो अभी इन्वेस्टिगेशन करवा ले, और ये डाइट करने के बाद में 9 दिन के बाद में आप वापस से इस की वापस से रिपोर्ट करवा लीजिएगा। और ये गुड़ी पाड़वा के 9 दिन से शुरुआत होगी। गुड़ी पाड़वा अपना फर्स्ट दिन रहेगा, और उसके बाद में 9 दिन तक कंटिन्यूस डाइट को हमें फॉलो करना है। ये चैत्र की नवरात्रा होती है, 9 दिन की कंटिन्यूस रहती है, और आपने अगर इन 9 दिनों में डाइट ऐसी रखी तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो आपका फर्स्ट का 3 डेज रहता है, उसमें ग्रीन जूस लेना है। उसके बाद में अगले 3 दिन में आप रेड जूस वगैरह लेना है, और फिर लास्ट के 3 दिन में आप एलोवेरा या आंवला जूस वगैरह ले सकते हैं। ऐसा आप डिफाइन कर लीजिएगा उसमें, मतलब फल तो होने चाहिए, फलों के साथ साथ में ग्रीन जूस, रेड जूस और आंवला एलोवेरा आपके इसमें डाइट में और आ जाएगा। ये इसको शामिल कर लीजिएगा, और डिशेस के अकॉर्डिंग आप अपना जूसेस वगैरह बना सकते हैं।
जैसे जिनको बीपी की तकलीफ है वो लौकी का जूस इसमें ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हैं। जिनको पेट से संबंधित समस्या है वो आंवला। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। सभी को गुड़ी पड़वा की अग्रिम शुभकामनाएं। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो गुड़ी पड़वा से संबंधित है और हमने अभी एक चमत्कारिक डाइट बनाई है जिसका नाम ही हमने चमत्कारिक डाइट रखा है। चमत्कारिक डाइट मतलब आपका, अगर आपने ये डाइट फॉलो किया है तो आपकी जीवन शैली में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होंगे और आपको उस डाइट के चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो 9 दिन की ये डाइट है ना। सिर्फ 9 दिन की डाइट आपको फॉलो करना है और 9 दिन की डाइट फॉलो करने का आपको एक नियम बनाना है। इसको 3 दिनों के अंतराल में इसको डिवाइड किया है मैंने। फर्स्ट 3 डेज, उसके बाद में सेकंड 3 डेज और फिर लास्ट के 3 डेज। ऐसे करके हमको ये डाइट फॉलो करनी है। तो गुड़ी पाड़वा के जो 9 दिन होते हैं नवरात्रा के, इन नवरात्रा में 9 दिन तक अपने को फास्ट रखना है। लेकिन फास्ट आपका अलग तरीके का हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो जाएगा। शुरू के 3 दिन में आप कोई भी पका हुआ भोजन नहीं लेंगे। सिर्फ फल फ्रूट, नींबू पानी, नारियल पानी और सलाद, यही चीज़ों का आप सेवन करेंगे। नींबू पानी, नारियल पानी, फल फ्रूट और सलाद। फिर उसके बाद जस्ट अगले 3 दिन एक ही टाइम खाना खाना है। उसमें भी ज्वार बाजरे की भाकरी या नागली की भाकरी वगैरह आप ले सकते हैं। हरी सब्जी खाना है, दालें खाना है और सेम अपना सलाद और फल फ्रूट्स वगैरह अपने को खाने हैं। फिर लास्ट के 3 दिन में, जो अपनी फर्स्ट की 3 दिन वाली डाइट थी, लास्ट के 3 दिन में सेम डाइट अपने को करना है, यानी कि फलों पर रहना है अपने को। तो ये 9 दिन की अपने को डाइट करना है। पहले 3 दिन सिर्फ फल पे रहना है, उसके बाद में अगले 3 दिन एक समय भोजन करना है और बाकी एक टाइम फल फ्रूट सलाद वगैरह खाना है। और फिर लास्ट के तीसरे दिन, मतलब तीन दिन की जो डाइट रहेगी, उसमें वापस से अपने को फिर से 3 दिन फलों पर ही रहना है, पका हुआ खाना नहीं खाना है। बाकी जो चीज़ मैंने बताई है, जो अपना डीआईपी डाइट है, वो बाकी चीज़ फॉलो करना है। बाकी नॉनवेज नहीं, अंडा नहीं, मछली नहीं, तला गला नहीं, बेसन का नहीं, मैदे का नहीं, शक्कर का मीठा नहीं, दूध का प्रोडक्ट नहीं और गेहूं नहीं और चावल नहीं, ये चीज़ें अवॉइड करके बाकी आपको पूरा जो 9 दिन का फास्ट है वो इसी पे रखना है। हाँ, इसमें साबूदाना नहीं, आलू नहीं। ऐसा नहीं है कि आप साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं या आलू की खिचड़ी खा रहे हैं। हाँ, लौकी का फलियार आप जरूर ले सकते हैं। सिर्फ लौकी का जूस बना के ले सकते हैं, लौकी की फलियारी बना के ले सकते हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगी। और किसको इस चमत्कारिक डाइट के रिजल्ट के साथ साथ में भी प्रूफ देखना है कि अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस मिले हैं, मुझे प्रूफ चाहिए, तो आप 9 दिन के पहले आपकी सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल और अपना 3 महीने की शुगर एचबीएनसी, ये आप सारी रिपोर्ट करा लीजिए। और विद इन 9 दिन ये डाइट करने के बाद में फिर से वो पैरामीटर आप चेक करके देख लीजिए, दोनों पैरामीटर में आपको चेंजेस दिख जाएगा। यही चमत्कारिक डाइट है और साल में इसको 2 बार करना चाहिए। इस अगर चमत्कारिक डाइट को अगर साल में 2 बार आपने रखा तो विद इन आपकी समस्याएं 80 से 90% तक ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। साथ में अगर कोई मेडिसिन लेता है तो वो मेडिसिन बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, और जो मेडिसिन बंद करने के कगार पर है उनका इस डाइट से डेफिनेटली मेडिसिन सारी बंद हो जाएगी। और जिनका किसी का इंसुलिन वगैरह चलता है तो इन 9 दिन में शायद इंसुलिन बंद करना पड़े या सबसे लोवेस्ट डोज पे आना पड़े, ये डाइट का आपको चमत्कार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और किसी को विथ प्रूफ चाहिए तो विथ प्रूफ 9 दिन के पहले की रिपोर्ट, ये सारी जो मैंने बताई है, लिपिड प्रोफाइल सीबीसी से लेके अपना HbA1c, लिवर प्रोफाइल और किडनी प्रोफाइल, और सेम लास्ट का यही अपने को चेकअप कर लो। दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। किसी को सिर्फ छोटी जांच में भी अगर देखना है कि कुछ चेंजेस हुआ है तो डे 1 का सीबीसी और आफ्टर 10 डेज सीबीसी दोनों करके देख लीजिए, दोनों में वेरिएशन दिख जाएंगे आपको। उसमें WBC, HB का, प्लेटलेट का, बाकी चीज़ों का उसमें वेरिएशन आपको कुछ न कुछ दिख जाएगा। और किसी को कोलेस्ट्रॉल से संबंधित शिकायत है तो वो 9 दिन पहले का कोलेस्ट्रॉल करके देखे और फिर आफ्टर 9 डेज का कोलेस्ट्रॉल करके देखे, दोनों में चेंजेस आपको रिपोर्ट में मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं चमत्कारिक डाइट। नाम हमने इसका चमत्कारिक डाइट इसीलिए रखा है क्योंकि इस 9 दिन में ही आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे, है ना। और जो कैंसर्स के पेशेंट है वो डाइट इसको 100% फॉलो करे। बीपी, शुगर, लिवर, किडनी वाले को तो ये डाइट फॉलो करना ही है, लेकिन कैंसर्स वाले के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक डाइट है। अगर जिसने ये 9 दिन की डाइट करी है उसके लगभग 20 से 30%
मेडिसिन कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो आप इस डाइट को फॉलो कीजिए और 9 दिन के बाद का आप सब अपना अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिएगा। किसी को अगर विथ प्रूफ रिजल्ट चाहिए तो अभी इन्वेस्टिगेशन करवा लें और ये डाइट करने के बाद में 9 दिन के बाद में आप वापस से इस की वापस से रिपोर्ट करवा लीजिएगा। और ये गुड़ी पाड़वा के 9 दिन से शुरुआत होगी। गुड़ी पाड़वा अपना फर्स्ट दिन रहेगा और उसके बाद में 9 दिन तक कंटिन्यूस डाइट को हमें फॉलो करना है। ये चैत्र की नवरात्रा होती है, 9 दिन की कंटिन्यूस रहती है और आपने अगर इन 9 दिनों में डाइट ऐसी रखी तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो आपका फर्स्ट का 3 डेज रहता है उसमें ग्रीन जूस लेना है, उसके बाद में अगले 3 दिन में आप रेड जूस वगैरह लेना है और फिर लास्ट के 3 दिन में आप एलोवेरा या आंवला जूस वगैरह ले सकते हैं। ऐसा आप डिफाइन कर लीजिएगा उसमें। मतलब फल तो होने ही चाहिए, फलों के साथ साथ में ग्रीन जूस, रेड जूस और आंवला एलोवेरा आपके इसमें डाइट में और आ जाएगा। ये इसको शामिल कर लीजिएगा और डिशेज के अकॉर्डिंग आप अपना जूसेस वगैरह बना सकते हैं। जैसे जिनको बीपी की तकलीफ है वो लौकी का जूस इसमें ज़्यादा एड ऑन कर सकते हैं। जिनको पेट से संबंधित समस्या है वो आंवला तथा साथ में मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज कंटिन्यूस रखना है और ग्राउंड टच थेरेपी, नंगे पैर जमीन पर जरूर चलना है और अपनी अपनी डिसीज के अकॉर्डिंग बाकी की मेडिसिन वगैरह अपनी कंटिन्यूस करना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश पाटीदार। आइए आज हम जानते हैं बिना जांचों के आपको कैसे पता चलेगा कि आप किडनी पेशेंट्स हैं। आपके सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं, तो सिम्टम्स के आधार पे भी हम आपको बता सकते हैं कि आप किडनी पेशेंट्स हैं या नहीं है। तो पहला फर्स्ट सिम्टम्स आप ध्यान से सुनिएगा, पैरों में सूजन आती है। पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन या स्वेलिंग रहती है, दूर से देखने पे भी पता चल जाता है कि इसके पैरों में सूजन है। तो फर्स्ट सिम्टम्स किडनी का कि आपके पैरों में सूजन मिलेगी। दूसरा सिम्टम्स बीपी चेक करने पे समझ में आएगा आपका। बीपी 200/100 है, 200 के ऊपर चल रहा है, नीचे वाला 100 के आसपास चल रहा है या 100 के अबव चल रहा है, ये गोलियां लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं है। ये दूसरा सिम्टम्स होता है आपके किडनी का कि आपकी किडनी फेलियर में है। तीसरा सिम्टम्स मिलेगा आपका यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम होगा। यूरिन आउटपुट कम से कम दिन भर में 2 से 3 लीटर होता है, तो ये कम से कम 1 लीटर या 1 लीटर के अंदर, आधा लीटर के आसपास हो जाएगा। यूरिन का आउटपुट मतलब यूरिन उसको बहुत कम मात्रा में जाएगा। यूरिन में बर्निंग हो सकती है, जलन हो सकती है, सेंसेशन हो सकता है। ये 3 सिम्टम्स विशेषकर मेजर किडनी पेशेंट्स में देखे जाते हैं। क्रिएटिन अलग है, जीएफआर अलग है, वो इन्वेस्टिगेशन के आधार पे पता चलता है। ये बिना इन्वेस्टिगेशन के आधार पे आपको क्लिनिकली सिम्टम्स में अगर आप देख के इसको समझ सकते हैं तो इसको समझिए। और इसके साथ में आपको किडनी पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ कभी कभी हो जाती है, पूरी बॉडी पे खुजली आती है, इचिंग होता है और वेट लॉस कभी कभी होना शुरू हो जाता है। आँखों में कभी कभी अंधेरा वगैरह आता है, चक्कर वगैरह आते हैं। ये सिम्टम्स विशेष रूप से देखने को मिलते हैं, तो इनको पहचानिए और किडनी का अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, तो धीरे धीरे पूरा रिवर्स हो जाता है और 100% रिवर्स होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करते हैं डाइट के बारे में। जो हमने अभी 9 दिन की चमत्कारिक डाइट बताई है, वो जिसने फॉलो करना शुरू किया है उसको डेफिनेटली चेंजेस दिखने शुरू हो गए होंगे। और जो 9 दिन तक ऐसी डाइट करता है जिसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं जाता है, तो आपकी बॉडी एक अंदर से एनर्जेटिक फील होने लग जाती है। आपकी बॉडी में एक अंदर से अलग प्रकार की एनर्जी आ जाती है, जिसको बोलते हैं बॉडी में विटामिन प्रोटीन्स की मात्रा भरपूर हो जाती है। यानी कि आप फल ही खा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसा मैंने अभी 9 डेज की डाइट के बारे में बात करी थी, 3 दिन फल और 3 दिन उसके बाद में 1 टाइम फल और 1 टाइम खाना, फिर उसके अगले 3 दिन सिर्फ फल। ये जो 9 दिन की जो डाइट है नवरात्रि वाली, ये आप कंटिन्यूस कीजिएगा। और जब आप इस डाइट को कंटिन्यूस करेंगे तो आप अंदर से एक एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और इस डाइट के साथ साथ में आपका बॉडी डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 9 दिन तक बॉडी में कोई भी शुगर नहीं जाएगी तो बॉडी का ऑटोमेटिक डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब बॉडी से कचरा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, इससे आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जिन जिन ने इन्वेस्टिगेशन करवाया है उनको फिर वापस से 9 डेज के बाद में फिर से हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, तो डेफिनेटली दोनों रिपोर्टों में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो मेरे पास अभी तक जिन जिन की रिपोर्ट आई है उनकी रिपोर्ट में आफ्टर 9 डेज के बाद में फिर से करवाऊंगा,
और दोनों की रिपोर्ट आपके सामने शेयर करूंगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि इस डाइट से कितना लाभ मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करते हैं खाना खाने के बाद कौन से आसन में बैठना चाहिए, खाना खाने के बाद कितने कदम चलना चाहिए और खाना खाने के बाद कौन सी करवट में लेटना चाहिए। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि खाना खाने के बाद में हमको वज्रासन में बैठना चाहिए, यानी कि दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करके बैठना है अपने को वज्रासन की पोजीशन में। और खाना खाने के बाद में कम से कम 1000 कदम, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि कम से कम 1000 कदम आप चलिएगा। तो 1000 कदम आप घूम के आइएगा। उसके बाद में जब भी आप रेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड में आप लेफ्ट करवट में रेस्ट कीजिएगा। जब भी आपको सोना हो, रेस्ट करना हो, तो हमेशा लेफ्ट साइड की करवट में आप रेस्ट कीजिएगा। तो इससे आपका खाना इजी डाइजेस्ट हो जाएगा और आपके खाने में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे डाइजेशन में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करते हैं मीठा कब खाना चाहिए। आजकल टीवी पर बहुत ऐड देखने को मिलते हैं, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से जीना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसको कतई अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि खाने के बाद में मीठा खाना यानी कि डिसीज को आमंत्रण देना है। तो इसलिए मीठा खाने के बाद नहीं, मीठा खाने के पहले खाइए, क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि जो मधुर रस होता है, मधुर रस को भोजन के पूर्व में सबसे पहले अपने को मधुर रस का सेवन करना चाहिए। उसके बाद में खाने में मधुर के बाद में अम्ल और लवण यानी कि खट्टे प्रोडक्ट अपने को उसमें लेना चाहिए। और लास्ट में कटु तिक्त कषाय यानी कि जो तीखी चीजें होती है, मिर्च वगैरह, ऐसी कोई जो एकदम स्पाइसी भोजन होता है, वो सबसे आखिरी में अपने को करना चाहिए। तो वो आपकी वापस से जठराग्नि को प्रदीप्त कर देगा। मीठा अपने को पहले इसलिए खाना चाहिए कि उस समय अपने को भूख लगी हुई होती है। तो जब भूख ज्यादा लग रही होती है, मतलब अपन जो खाएंगे वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा। तो मीठा अगर आपने खाया है तो वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा। और यही अगर आप मीठा खाने के बाद खाएंगे तो खाने का डाइजेशन नहीं होगा। लेकिन आप हमेशा इस बात को भूल जाते हैं कि मीठा खाने के बाद रखते हैं। तो मीठा खाने के बाद अजीर्ण करता है, गैस करता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम करता है, ये तकलीफें अपने को बढ़ाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि खाने में अगर मीठा खा रहे हैं तो जस्ट पहले खाइएगा, उसके बाद में खाना खाइएगा और फिर लास्ट में आप तीखा खाना खा सकते हैं। जो स्पाइसी खाना होता है वो सबसे आखिरी में खाइए। तो शास्त्रों के अनुसार अगर चलना है तो ये शास्त्रों में एग्जैक्ट वर्णन है। तो इसका फॉलोअप कीजिए, इसका पालन कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और खाने के बाद अगर मीठा खाने की आदत है तो उसको भूल जाइए, उसको चेंज कीजिए, क्योंकि आज का चेंज कल के लिए सुख ला सकता है। तो आज आप उसको चेंज कर दीजिए आदत को। तो आने वाला टाइम आपके लिए गैस, एसिडिटी या कोई बड़ी तकलीफ नहीं होगी। हमेशा कोई भी टीवी पर ऐड देख के ऐसा कुछ करके उसको फॉलो नहीं करना है, उसके पीछे का वास्तविक रीजन जानना है। और अगर वो रीजन सही हो तो उसको अप्लाई कीजिए, गलत हो तो नहीं करना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम जानते हैं कि कपालभाति किन किन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति में भी बहुत सारी चीज प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि बढ़ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कौन कौन से आसन कौन कौन से डिशेज में नहीं करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कपालभाति की। तो कपालभाति मुख्यतः जिनको पेट से संबंधित तकलीफ हो, जिनका अम्लाइकल हर्निया हो, लेटेस्ट पेट की कोई सर्जरी हुई हो लास्ट 6 महीने पहले, या जिनका ब्लड प्रेशर 200/100 इतना रहता है, उनको यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति से ये चीज़ें तकलीफें बढ़ सकती है। अम्लाइकल हर्निया, पेट दर्द, और अपना जिनको लेटेस्ट कोई पेट की सर्जरी हुई हो और जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो, उनको ये आसन बिल्कुल नहीं करना है अगले 6 माह तक। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करते हैं कुछ घरेलू थेरेपी की। तो अलग अलग डिसीज में अलग अलग प्रकार की कुछ थेरेपियाज होती है जो आप घर पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुगर की। तो शुगर में करेला और नीम दोनों को आप ले लीजिएगा।
2 करेला और नीम के 40 से 50 पत्ते ले लीजिएगा और उनको हल्का सा मिक्सी में क्रश कर लीजिए और एक थाली लेके उस थाली में उनको रख दीजिए और उनके ऊपर पैदल चलना है। उसके ऊपर आपको चलना है। कब तक चलना है? लगभग 30 मिनट तक चलना है, या फिर उसका स्वाद जब तक मुंह में नहीं आ जाए या गले में उसका स्वाद नहीं आ जाए तब तक चलना है। ये अपनी एक घरेलू थेरेपी है जिसको आप घर पे भी कर सकते हैं। थाली लेंगे, करेला और नीम को दोनों मिक्स करके और उस पर पैदल चलेंगे। उस पर पैदल चलने से आपका मुंह में स्वाद आना शुरू हो जाएगा। ये शुगर के लिए है। अगर इसी में आपको कैंसर्स वगैरह कुछ है तो इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड कर दीजिएगा। पीपल, बरगद, कच्ची हल्दी और थोड़ा सा अदरक, इसमें ये सब ऐड कर दीजिएगा और इस पे आप खड़े होके कम से कम 30 मिनट तक चलिएगा। तो इससे आप कोई से भी कैंसर्स को हराने में कारगर ये थेरेपी लाभ करती है। और इस थेरेपी के करने से हमने बहुत पेशेंट्स में रिजल्ट देखे हैं। बहुत पेशेंट की गठाने चली गई है, किसी का ट्यूमर चला गया है। बहुत सारे पेशेंट जिनका 4th स्टेज कैंसर बताया था उनका भी इस थेरेपी से काफ़ी लाभ हुआ है। बहुत सारे पेशेंट से मेडिसिन ले रहे हैं, वो घर पे ये थेरेपी कर रहे हैं, उनको रिजल्ट आ रहा है। तो आप भी इस थेरेपी को घर पे कर लीजिए। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। घर पे नेचुरल थेरेपी आप इसको कर सकते हैं। तो आराम से इजीली आप इस थेरेपी को कीजिए घर पे, तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग आपको जो डिसीज हो उसके अकॉर्डिंग आप थेरेपी घर पे बना सकते हैं। तो वो थेरेपी आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी रिसेप्टर काम करना शुरू कर दिया है और आपकी डिसीज रिवर्स होना शुरू हो गई है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे डॉक्टर पंकज पाटिल सर से और जानेंगे कि गर्मी के मौसम में लू से कैसे बचा जाए। गर्मी के मौसम में जो अपना खाना पीना होता है वो कैसा रखना चाहिए और क्या क्या घरेलू थेरेपी करना चाहिए जिससे हम गर्मी से बच जाए। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर पंकज पाटिल सर से। प्रणाम। मैं सीनियर डॉक्टर पंकज बोल रहा हूँ। अब हम यहाँ नासिक में हमारे कंपनी के जीनासिको लिमिटेड के क्लिनिक से बोल रहे हैं। तो ये सवाल है डॉक्टर साहब का कि गर्मी में क्या करना चाहिए। गर्मी का सीजन देखना चाहिए, गर्मी में होता क्या है, कैसे माहौल होता है। गर्मी में ऋतु अनुसार अपनी अग्नि एकदम नीचे की स्तर पे होती है। तो आयुर्वेद में कहा है कि इसमें द्रव आहार होना चाहिए, मतलब आहार ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। द्रव का मतलब है जैसे हम सूखी सब्जियां ना खाएं, थोड़ी ग्रेवी बना के खाएं। पर ग्रेवी में मतलब ये नहीं कि आप उसमें मसाला डालें, मूंगफली डालें, सिंपल सब्जी बनाएं। दूसरा, सब्जियों की एक रेंज है जो ठंडी कही जाती है, जैसे पेठा हो गया, कद्दू। कद्दू सबसे ज़्यादा इस सीजन में अच्छा है। तो लौकी होगी, तोरई अगर मिले तो ये 3 सब्जियां याद रखिए, खाने के लिए सबसे बेस्ट है। ओके। तीसरा, बहुत ज़्यादा हेवी फूड, तला भुना नहीं खाना, ठीक है। और नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है। गर्मी में लोग दही खाना पसंद करते हैं और उनमें एक रिवाज है कि दही ठंडा होता है, पर आयुर्वेद के हिसाब से दही उष्ण गुण है। तो गर्मियों में क्यों खाया जाता है? क्योंकि दही पचने में थोड़ा मदद करता है, उतना भारी नहीं होता कि पच ना पाए। तीसरा, वो खटास लेके होता है, अम्ल रस, जो खटास रस है वो थोड़ा बहुत अच्छा होता है गर्मियों में। और वो बल बढ़ाता है, मतलब जहाँ अधिक गर्मी से निसर्ग हमारी ताकत छीनता है तो उस दही खाने से वो थोड़ा बल मिलता है। तो इसका मतलब नहीं कि आप दही कभी भी खाएं, तो दही के नियम भी फॉलो करें कि वो दोपहर में खाए, रात में ना खाए, थोड़ा सा मीठा करके खाएं। दही में नमक ना डालें कि उसका जो गुड बैक्टीरिया सारा मर जाता है, तो नमक बिल्कुल ना डालें दही में। दही से छाछ बनाएं तो भी वो ताजी होनी चाहिए, पुराने दही से। और खटाई वाली दही या खटाई वाली छाछ तो बिल्कुल ना लें, उससे आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। फिर आपको बरसात में खुजली की बीमारी शुरू हो जाएगी, स्किन की इचिंग शुरू हो जाती है अगर हमने बहुत ही ज्यादा खटास एसिडिटी इस ऋतु में सेवन करी तो ये है। दूसरा, एक गणेश जी को हम दुर्वा चढ़ाते हैं, दुर्वा गणेश जी को चढ़ाते हैं, उनको प्रिय है। वो दुर्वा का रस निकाल के अगर आप उसको सुबह सुबह ले खाली पेट, वो अच्छा है। या फिर आप जैसे कोई गुलाब जल है, गुलाब जल जो अंदर मतलब जो हम पी सकते हैं उस तरह का है ना, पहले देखिए कि गुलाब जल पीने लायक है कि नहीं, होना चाहिए। या घर में गुलाब की पंखुड़ियों की, अपने बगीचे की गुलाब की पंखुड़ियों को पानी में भिगो के रखे, सुबह उसका पानी निकालिए, गुलाब जल की तरह होता है। उसमें थोड़ा वो रस डाल के आप पिए। मैं जैसे कद्दू का रस भी निकाल के पी सकते हैं,
है ना, ये इलाज है। कई बार नक्सीर हो जाती हैं बच्चों को गर्मी की वजह से, उसमें दुर्वा का रस पिलाना या दुर्वा का रस नाक में डालना, इससे फायदा होता है। जागरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए गर्मियों में, है ना, जल्दी सो के जल्दी उठने की आदत हमेशा अच्छी होती है, गर्मियों में जागरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा, गर्मियों में अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे बहुत पैदल चलना, दूर तक पैदल चलना, कड़ी धूप में जाना, जाए तो छाता वगैरह ले, है ना, या पेड़ की छांव का इस्तेमाल करे थोड़ा विश्रांति के लिए, है ना, तो ये ध्यान में रखिए। तो गर्मियों में अपना पेट सही रखिए। अगर पेट नहीं सही रहता तो फिर डॉक्टर साहब से बात करके दवाई करा लीजिए, पर पाचन अपना ठीक रखें। तो फिर, क्योंकि मैं जो सारे इलाज बता रहा हूँ ये थोड़े ठंडे इलाज है, फिर पचने के लिए अपना अग्नि अच्छा होना चाहिए, है ना, अग्नि अच्छा नहीं होगा तो उसका फायदा भी नहीं होगा। तो हमेशा थोड़ा अपने नजदीकी डॉक्टर से यहाँ हमारे यहाँ फोन करके पूछ लें, वो सही रहता है। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो आपकी ये समर अच्छा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पानी पीने पर भी प्यास नहीं बंद हो रही है, शरीर में थकान है, पूरा शरीर में ऐंठन है, दर्द है, उसके साथ में आपका शरीर में हैवीनेस लग रहा है, यानी कि भारीपन लग रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, बुखार जैसा लग रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, एक घरेलू थेरेपीज बता रहा हूँ। इसमें आप 3 चीज़ कलेक्ट कर लीजिएगा। गिलोय, अपना गिलोय 5 ग्राम, उसके बाद में पिपली 5 ग्राम और सौंठ यानी कि अदरक, सूखा अदरक 5 ग्राम। इन तीनों को 5-5 ग्राम पीस के आधा लीटर पानी में डालिए और इसको उबालिए। 1 कप पानी बचे, फिर उसको छान के पीजिए। 7 दिन तक आप ऐसा कीजिए, आपके शरीर के जोड़ों के दर्द, थकान, एसिडिटी, गले में जो प्यास लगना है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होना है, और आपका पैरों का जो दर्द वगैरह है, ये 7 ही दिन में काफ़ी कुछ आराम हो जाएगा, इसको देखने को मिलेगा। 7 दिन तक सुबह खाली पेट इसको कीजिएगा। 3 चीज़ वापस से नोट कर लीजिएगा। गिलोय, पिपली और सौंठ 5-5 ग्राम लेना है और इसको 7 दिन तक सुबह खाली पेट सेवन करना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पानी पीने पर भी प्यास नहीं बंद हो रही है, शरीर में थकान है, पूरा शरीर में ऐंठन है, दर्द है, उसके साथ में आपका शरीर में हैवीनेस लग रहा है, यानी कि भारीपन लग रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, बुखार जैसा लग रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, एक घरेलू थेरेपीज बता रहा हूँ। इसमें आप 3 चीज़ कलेक्ट कर लीजिएगा। गिलोय, अपना गिलोय 5 ग्राम, उसके बाद में पिपली 5 ग्राम और सौंठ यानी कि अदरक, सूखा अदरक 5 ग्राम। इन तीनों को 5-5 ग्राम पीस के आधा लीटर पानी में डालिए और इसको उबालिए। 1 कप पानी बचे, फिर उसको छान के पीजिए। 7 दिन तक आप ऐसा कीजिए, आपके शरीर के जोड़ों के दर्द, थकान, एसिडिटी, गले में जो प्यास लगना है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होना है, और आपका पैरों का जो दर्द वगैरह है, ये 7 ही दिन में काफ़ी कुछ आराम हो जाएगा, इसको देखने को मिलेगा। 7 दिन तक सुबह खाली पेट इसको कीजिएगा। 3 चीज़ वापस से नोट कर लीजिएगा। गिलोय, पिपली और सौंठ 5-5 ग्राम लेना है और इसको 7 दिन तक सुबह खाली पेट सेवन करना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करेंगे L4, L5 लंबर रीजन की, जिनको कमर में दर्द रहता है, साइटिका की तकलीफ रहती है, जिनका पीछे से झुकने पे कमर में हमेशा दर्द रहता है, उनके लिए एक घरेलू थेरेपीज बता रहा हूँ। तो इसको आप कीजिएगा। गेहूं का आटा लेना है, थोड़ा सा गेहूं के आटे को हल्का सा तवे पे सेकना है। उसको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, पूरा उसको लाल नहीं करना है, हल्का सेकना है। हल्का सेकने के बाद में उसमें 2 से 3 चम्मच पानी मिला के उसका लोई या पेस्ट टाइप बना लीजिए। उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर आप उसको रोज 1-1 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद उसको लीजिए। तो ये करने से आपका जो लंबर रीजन का ब्रेक होता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं कटिबग्न। कटिबग्न मतलब वहाँ का जो पार्ट है वो टूट गया है, डैमेज हो गया है, रप्चर हो गया है। तो इसको रप्चर को भरने के लिए गेहूं के आटे को थोड़ा हल्का सेक के उसमें 2 चम्मच पानी मिला के और 1 चम्मच शहद मिला के फिर उसका 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करना है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो बोन है उसके अंदर मैग्नीशियम और फास्फोरस की पूर्ति होगी,
तो आपका बोन ऑटोमेटिक उसको रिपेयर होना शुरू हो जाएगा और ये कटिबंधन आपका ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए हम डॉक्टर पंकज सर से जानते हैं कि आम का जो रस होता है वो उसमें दूध, शक्कर और बर्फ डालना उचित है या नहीं है, और आम के रस को कैसे सेवन किया जाता है। तो आइए हम सर से जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई। पहले आम तो मिल रहा है, सही आम तो मिले। अभी अगर अच्छा आम मिल जाए तो उसका सेवन तो करना चाहिए। देखिए, आम इस सीजन की स्पेशलिटी है और फलों का राजा है। आम है ना, मीठा आम होता है। अगर आम मीठा है तो उसमें शक्कर डालने की कोई जरूरत है नहीं, पहले। दूसरा, दूध डालना, देखिए किसी भी द्राक्ष मतलब किसी भी फल के रस में दूध का मिश्रण अच्छा नहीं होता। मतलब जैसे जो फ्रूट शेक या मिल्क शेक जो मिल रहे हैं, आयुर्वेद में अलाउड नहीं। फ्रूट का दूध के साथ संयोग ही आयुर्वेद में अलाउड नहीं। तो एक तरह से विषरूप है और पचने में भारी है। तो आप सिंपल आम रस निकाल के उसका सेवन करें और अच्छी क्वालिटी के आम लें, वही सही सबसे अच्छा। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं छाछ के बारे में, तक्र, जिसका आयुर्वेद में वर्णन बताया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि छाछ कौन सी लेनी चाहिए और किसको कैसे बनानी चाहिए। तो जो दही होता है, दही में 4 गुना पानी डाल के फिर उसको मथ लेना चाहिए, और मथने के बाद में उसका मक्खन निकाल देना चाहिए, और जो बचता है उसको हम तक्र या छाछ बोलते हैं, मराठी में उसको ताक बोलते हैं, उसको लेना चाहिए। और वो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग चीज़ काम करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही छाछ सभी के लिए सेम बना दीजिए, ये अलग अलग डिसीज में अलग अलग तरह से कैसे काम करेगी। जैसे किसी को गैस, एसिडिटी ऐसा कुछ है, वात दोष जिनमें बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए सौंठ और सेंधा नमक मिला के उसको लेना है, तो छाछ से आपकी गैस, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। सेम किसी को ऐसा पित्त बढ़ा हुआ है, मतलब सीने में जलन है, बहुत ज़्यादा पेट में जलन हो रही है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है, तो वो छाछ में मिश्री डाल के ले। और तीसरा, जो कफ दोष होता है, जिनको सीने में कफ जमा हुआ है, खांसी है, अस्थमा है, उनको अगर छाछ पीना है तो सौंठ, पिपली और काली मिर्च, ये तीनों का पाउडर मिक्स करके इनको उसमें छाछ में डाल के फिर छाछ का सेवन कीजिए। छाछ एक, फायदे अनेक, लेकिन अलग अलग तरीके से अगर बनाएंगे तो अलग अलग डिशेज में काम करेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि चीज कोई एक होती है लेकिन उसके गुण सब अलग अलग होते हैं, तो इसलिए छाछ एक ही है लेकिन उसको बनाने के तरीके अलग अलग है, तो अलग अलग दोषों में अलग अलग काम करती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिनको मना किया हुआ है उनको नहीं लेना है, जिनको मना नहीं किया हुआ है, जो जिनको कोई तकलीफ नहीं है, गैस, छोटी मोटी गैस, एसिडिटी वगैरह है, तो वो वात, पित्त और कफ के अकॉर्डिंग अपने छाछ का डिसीजन ले और अपने छाछ का सेवन करे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार, नासिक क्लिनिक। आज हम एक और हमारे ओल्ड पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। समीर गरुड़ जी है, जो हमारे पास में आए थे 12 फरवरी को। ब्लड प्रेशर की तकलीफ इनको शुरू ही हुई थी और बीपी की एलोपैथिक गोली इनकी चालू थी, और 12 फरवरी के बाद में 12 मार्च और 12 अप्रैल का समय निकला है, और आज का दिन अपना 17 अप्रैल का दिन है। और 17 अप्रैल को इनको आते आते बीपी की सारी गोलियां बंद हो चुकी है, एलोपैथिक भी और आयुर्वेदिक भी। और आइए अपन उनका खुद मुंह से जानते हैं कि उन्होंने एलोपैथिक कब बंद किया था और आयुर्वेदिक हम आज से बंद कर रहे हैं उनका। तो नमस्कार जी नमस्कार। आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम समीर गरुड़। ओके और मैंने आयुर्वेदिक का जो औषधि था वो 12 फरवरी को स्टार्ट किया था। तो उसके बाद एलोपैथी की जो गोली थी, दवा, वो 15 दिन में ही मेरी बंद हो गई। 15 दिन में ही बंद हो गई थी, बहुत बढ़िया। तो पूरी तरह से अभी तक मेरा बीपी जो है पूरी तरह से नॉर्मल है। तो अभी आज के दिन मेरी ये दवा भी खत्म हो रही है। हाँ। और मैंने डाइट वगैरह पूरा फॉलो किया था, तो बहुत अच्छा असर मुझे मिला, बहुत अच्छी। ओके। और आज का आपका बीपी भी 111-70 के आसपास आ रहा है? पूरा नॉर्मल, 15 दिन के बाद ही पूरा नॉर्मल हो गया था। ओके। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। ओके, बस आप इसको फॉलो करते रहिएगा और